देखो 11th में सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है मैथ का, उसी में एक पार्ट आता है कॉनिक सेक्शन, सम परिच्छेद। इसका अर्थ होता है जब हम सम को देखें तो उसमें हमें कई शेप्स मिलते हैं और उन शेप्स की स्टडी किया जाए तो अलग अलग पार्ट पे अलग अलग चीजें मिलती हैं। हम अगर दो सम को इस तरह रखते हैं, सबसे पहला तो एक ऐसा चीज मिलेगा जिसको हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहते हैं, मतलब हमें बिंदु पढ़ना होता है पहला नंबर इनकी स्टडी के लिए। वैसे सब परिच्छेद का पार्ट नहीं है लेकिन उसी के एक हिस्से में आता है। अगर आप पॉइंट के बारे में नहीं जानते हो तो इसको समझना मुश्किल होगा। दूसरे नंबर पे ये किससे बने होते हैं? लाइन से। तो फिर आगे क्या पढ़ना पड़ता है? रेखा। जब बिंदु रेखा मतलब पॉइंट एंड लाइन हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको क्लास 10 में पढ़ाएगा, तब इसमें हम कटिंग करते हैं। अगर किसी भी सम को अगर सीधा सीधा से काट दिया जाए तो आप देखोगे एक पृष्ठ बनेगा, जैसे कि यहाँ बना हुआ हो, क्या बन के तैयार है? अगर इस सम को यहाँ से कोई कट कर देगा हॉरिजॉन्टली तो उसका जो पृष्ठ ऊपर वाला बनेगा वो क्या बनेगा? वृत्त बनेगा कि नहीं? ऐसे ऊपर वाला तो सम को ऐसे भी नीचे वृत्ति होता है जो फेस होता है, बट अगर इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं हॉरिजॉन्टली तो जो मिल के तैयार होगा वो क्या मिलेगा? वृत्त, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? सर्किल। सर्किल के बाद में चौथे नंबर पे हम आए तो इसको थोड़ा सा क्रॉस कट करिए, हल्का सा क्रॉस। तब जब क्रॉस कट करोगे कुछ इस तरह का सरफेस बनेगा, क्रॉस हो गया। इसको इस तरह काटोगे सीधा सीधा तो जो यहाँ पृष्ठ बनेगा वो वृत्ताकार बनेगा। यानी थोड़ा सा क्रॉस करके कट करोगे तब क्या बनेगा? परवलय। क्या बनेगा? परवलय। ये ज्यादा क्रॉस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? पैराबोला। 5वें नंबर पे अगर हम बात करें तो उसको वृत्त और परवलय के बीच, जैसे एकदम सीधा काटे तब वृत्त, थोड़ा सा तिरछा काटोगे तो दीर्घवृत्त बनेगा, इस तरह का शेप बनेगा ऊपर का पृष्ठ, तो उसका नाम क्या होता है? दीर्घवृत्त, जिसको हम क्या बोलते हैं? एलिप्स। मतलब सबसे पहले आपको सर्किल मिलता है एकदम सीधा काटने पे, थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं तब दीर्घवृत्त मिलता है, और टेढ़ा करते हैं तब परवलय मिलता है तीसरे नंबर पे, और जब और टेढ़ा कर देते हैं तब अर्धपरवलय मिलता है। क्या मिलता है? अर्धपरवलय, जिसको हाइपरबोला कहते हैं। तो हमारे इतनी चीजों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ना होता है। कुछ कितनी चीजें हो गए? 6। इन 6 चीजों को कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पढ़ा जाता है कोई चीज आपको जानना होगा। मतलब सबसे अर्धपरवलय कैसे होता है? ऐसे, इस तरह, मतलब ये है वृत्त, ये है परवलय, ये फिर पहले कौन मिला था? फिर नहीं, किसी भी जैसे देखो एकदम सीधा काटोगे एकदम सीधा, तब आपको क्या मिलेगा? ऊपर वाला पृष्ठ देखोगे तो वृत्त मिलेगा। थोड़ा सा तिरछा काटोगे तब, जब अब मिलेगा वो दीर्घवृत्त मिलेगा, और थोड़ा सा तिरछा करोगे तब, जब इस पे काटोगे तो जो पृष्ठ मिलेगा वो परवलय मिलेगा, और जब और तिरछा करके कट करोगे तब यहां से कुछ कट करके उस पे जाएगा, तब क्या बनेगा? अर्धपरवलय बनता है। तो चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, देखो जब इस तरह कट करोगे तो एक इस पे अर्धपरवलय मिलेगा। मतलब पहले नंबर पे ये मिलता है, दूसरे नंबर पे ये मिलता है, तीसरे नंबर पे ये मिलता है, चौथे नंबर पे, क्योंकि पढ़ने में आसान ये है पहला वाला, तब तीसरा, तब दूसरा, तब चौथा, पढ़ने में आसान होता है इसलिए इसको इस ऑर्डर में कर दिया गया है। और इसके पहले 2 चीजें पढ़नी पड़ती है, क्या क्या? बिंदु और रेखा। तो हम लोग सबसे पहले बिंदु के बारे में जान लेते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आप जान ही होंगे थोड़ा बहुत, जिसको हम निर्देशांक ज्यामिति कहते हो। अभी क्लास 11 में इसलिए सिर्फ 2D में पढ़ना है, 3D निर्देशांक ज्यामिति नहीं आती है।
इंटर में जाओगे तो 3D स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एक्स वाई जेड तीनों किस पे करना है, 2 डायमेंशन में। 2 डायमेंशन का मतलब केवल एक्स एक्सिस होना चाहिए, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस नहीं होता है। अभी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कट करते हैं उसको हम मूल बिंदु करते हैं, ओरिजिन इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। और पॉजिटिवली आपको पता होगा कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, इसमें एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव होता है, इसमें बोथ नेगेटिव होते हैं, और इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। जिससे हम किसी भी पॉइंट को जान भी जाते हैं कि किस क्वाड्रेंट या किस निर्देशांक में है। और इस बेसिस पे अगर हम पॉइंट को पढ़ें तो सबसे पहला नंबर होता है पॉइंट को दिखाना। 2D में पॉइंट जब भी दिखाया जाता है, बिंदु जब भी दिखाया जाता है तो एक्स कामा वाई के फॉर्म में दिखाया जाता है। जब भी आप पॉइंट 2D में दिखाओगे तो एक्स एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है पैरेलल और वाई एक्सिस में कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम क्या करते हैं, एक्स कामा वाई। जो क्लास 9th या 10th में आपको बताया गया होगा 3,2 4,5 ग्राफ में कॉपी से। दूसरा नंबर, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। अभी हम सिर्फ फार्मूले लिखा रहे हैं और ये पूरा पॉइंट सेक्शन फार्मूले बेस पे होता है, समझ में आनी चाहिए, फार्मूला ज्यादा आना चाहिए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, अगर एक पॉइंट है x1, y1 और दूसरा पॉइंट है x2, y2, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो d इक्वल टू आपने पढ़ा होगा तो रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कहीं फार्मूला आया है ऐसा क्लास में 10th में पढ़े थे। और नंबर पे हम मध्य बिंदु क्या पढ़ते हैं, मध्य बिंदु। अगर आपके पास मिड पॉइंट पता करना है, मान लीजिए पहला पॉइंट है x1 y1, ये दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इनके दोनों से मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक जानना है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको बताया गया होगा x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2 y2। चौथे नंबर पे आपने जो पॉइंट पढ़ा होगा वो पढ़ा होगा अंतर विभाजन। दो बिंदुओं का अंतर विभाजन, आपको पता होना चाहिए अंतर विभाजन कैसे। मान लेते हैं पहला पॉइंट है x1 y1, फिर दूसरा पॉइंट है x2 y2, और इनको मिलाने वाली रेखा में एक ऐसा पॉइंट आपको P बताना है जो यहाँ से m1 दूरी पे है और यहाँ से m2 दूरी पे, जिसको हम कहते हैं m1 और m2 में बात हो रहा है अंतर, और वो P का निर्देशांक आप निकाल सकते हो, होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 और कामा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। अगला बाह्य विभाजन, दो बिंदुओं का बाह्य विभाजन भी चलता है। अगर दो बिंदुओं का बाह्य विभाजन की बात करें तो मान लीजिए पहला पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2, और अगर इनकी बात किया जाए तो इनको मिलाने वाली रेखा के बाहर एक पॉइंट है P, क्या है, जो पहले से m1 डिस्टेंस पे है और दूसरे से m2 डिस्टेंस पे, तो ऐसे को हम बोलते हैं बाहर विभाजन। मतलब पहले पॉइंट से m1 दूरी पे और दूसरे पॉइंट से m2 दूरी पे है लेकिन बाहर है, और इसमें m1 दूरी पे पहले से दूसरे पे m2 लेकिन अंतर है, तो अंदर वाले को अंतर विभाजन करते हैं। इसके लिए P का फार्मूला निकलता है m1 x2 माइनस m2 x1 डिवाइड बाय m1 माइनस और m1 y2 माइनस m2 y1 m1 माइनस m2। तो ये 5 फार्मूले बिंदु से रिलेटेड होते हैं, फिर रेखा के, तो पहले इसको नोट करो। ओके स्टार्ट। देखो रेखा में अगर हम बात करें तो सबसे फर्स्ट नंबर होता है रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण निकालने के लिए आपको कई तरह से इससे मिलेंगे, लेकिन रेखा का पहले सामान्य समीकरण देख लेते हैं। सामान्य समीकरण जनरल इक्वेशन, जब भी आप अपनी रेखा को मानोगे तो जनरल ही मानना होता है, क्या होता है ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। मतलब जब भी रेखा के बारे में कुछ पढ़े तो नहीं है, क्लास 10 में रेखा है, हम लोग के समय क्लास 10 में था, पॉइंट से था, एक बिंदु से था ना, थोड़ा बहुत रहा होगा क्योंकि हम लोग के समय तो ज्यादा था, लेकिन इस समय कुछ कम कर दिया है। तो हमारा रेखा का संकेत कैसे बनेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये रेखा अप्रोक्सीमेटली होता कैसा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो आपके होते हैं, मूल बिंदु जो यहाँ पे होता है, इस पे कोई एक लाइन होती है। अब वो लाइन किधर भी हो सकती है, अगर इस लाइन को हम थोड़ा सा यूज करें तो ये इस तरह की एक लाइन है, कुछ यहाँ पे कट कर रहा होगा, कुछ यहाँ पे, इसी का समीकरण क्या है, ये रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लोग जी तुम्हारा तो रेखा का जनरल समीकरण आपको आना चाहिए। जब भी रेखा को जनरली आपको सपोज करना होगा, मतलब मानना पड़ेगा कि माना रेखा का समीकरण है, तो इसी तरह मानोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, क्योंकि किसी भी रेखा का समीकरण इस फॉर्म में जनरली होता है। लेकिन हम रेखा का समीकरण 5 तरह से निकाल पाते हैं। किसी भी रेखा के समीकरण को ज्ञात करने के लिए हमें दो चीजें आना चाहिए। अगर हम उसके दो तथ्यों को या दो डाटा को जानते हैं तो निकाल सकते हैं। पहला रेखा का जनरल समीकरण है। अब रेखा का समीकरण कब निकालेंगे, जब हमें x अक्ष और y अक्ष पे कटे अंतःखंड दे दे, जिससे मान लो ये x अक्ष है, y अक्ष और ये x अक्ष। आपका रेखा है इस तरह, और वो रेखा में तुम्हें कुछ पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि ये मूल बिंदु से इधर a दूरी पे कट किया है, मतलब x अक्ष पे कटा अंतःखंड a है, और ये y पे b दूरी कट किया है, मतलब y अक्ष पे कटा अंतःखंड b है। तो रेखा का समीकरण होता है x बटे a प्लस y बटे b इक्वल टू a। मतलब इस पे रख दोगे, आपको रेखा का समीकरण मिल जाएगा। लेकिन तभी मिलेगा जब आपको दो चीजें आनी चाहिए। क्या क्या, x अक्ष पे कटा अंतःखंड a और y अक्ष पे कटा अंतःखंड b। अगला रेखा का समीकरण हो सकता है दोनों पे कटा अंतःखंड ना दे, दोनों पे कटा अंतःखंड ना दे, आपका ये रहा x अक्ष, y अक्ष, ये रहा x अक्ष, ये रहा मूल। आपको एक रेखा तो दे, तो किधर भी झुक सकता है, इधर इधर इधर, और इसमें y अक्ष पे जो कटा है वो दे दे, और उसको हम c मान लेते हैं। y अक्ष पे कटा अंतःखंड देता c, और यहाँ पे झुकाव दे दे थीटा, कितना डिग्री है। तो हम यहाँ जानते हो एक टर्म निकालते हैं यम, परवड़ता जिसको कहते हैं, और यम बराबर होता है कितना है, tan थीटा। तो यहाँ से tan थीटा करके हम निकाल लेते हैं, तो c को देख के रेखा का समीकरण बनाते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c। तब यहाँ से रेखा निकलेगा, मतलब जब x अक्ष और y अक्ष दोनों पे कटा अंतःखंड रहेगा तो यहाँ से निकलेगा, और y अक्ष पे कटा अंतःखंड और झुकाव देगा तो यहाँ से निकलेगा। तीसरा, आपको अगर हो सकता है कि हमें ये c अंतःखंड दे देना, आपको ये रहा y अक्ष, ये रहा x अक्ष, तो ये रहा मूल बिंदु। आपके उस रेखा का झुकाव तो दे दे थीटा, लेकिन इस रेखा पे स्थित कोई एक बिंदु दे दे x1 कामा y1, मतलब इस झुकाव पे और इस बिंदु से होकर जाता है, अर्थात ये बिंदु पे है। तो यहाँ पे आपको कोई अंतःखंड नहीं दे रहा है, और यहाँ से यम तो निकल जाएगा परिवर्तन झुकाव से, और तब इक्वेशन होगा y माइनस y1 बराबर यम x माइनस x1। यहाँ पे x1 y1 वो पॉइंट है। नंबर डी x1 का मतलब x1 y1 वो पॉइंट जिस पॉइंट से होकर वो जा रहा है। तो यहाँ 2,5 3,1 कुछ दिया रहेगा, उसको ना डाल देंगे और यम में डाल देंगे। x और y के यहाँ पे कुछ नहीं डाला जाता है, x y तो होता ही है, x और y पे डाला जाता है। रेखा का समीकरण होता जब आपको झुकाव दे ही ना, ये y अक्ष, ये x अक्ष और ये मूल बिंदु, और यहाँ पे आपको एक ऐसा रेखा दे जिसपे दो बिंदु में पता हो, x1 कामा y1 और x2 कामा y2। ना तो झुकाव दिया है, ना कहीं आपका अंतःखंड भी है कटा हुआ, तब रेखा का समीकरण निकलेगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 x माइनस इक्वेशन ऑफ द लाइन। अगर रेखा का समीकरण अगला, जब आपको कोई भी रेखा का
एक्स एच वाई एच, ये फ्रेम होता है निर्देशांक ज्यामिति का। एक ऐसा रेखा आपको दे रहा है जिसपे ना तो अंतःखंड पता है ना कोई बिंदु पता है, सिर्फ मूल बिंदु से डाली गई लंब है। इस पे मूल बिंदु से डाली गई लंब का माप पता है p और उसका झुकाव पता है अल्फा। कितना कोण बना रहा है, तब यहाँ कितना लगता है एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू p। तो किसी भी रेखा का समीकरण कितनी तरह से निकाल सकते हैं, 5। जनरल समीकरण मानना होगा तो मानेंगे x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। लेकिन अगर हमें रेखा का समीकरण निकालना है तो कंडीशन को देखेंगे हमें क्या दे रहा है, दोनों अंतःखंड दे रहा है कि एक अंतःखंड एक झुकाव दे रहा है कि एक झुकाव एक बिंदु दे रहा है कि दो बिंदु दे रहे हैं कि लंब मूल बिंदु से डाला गया लंब की लंबाई और उसका झुकाव दे रहा है। अगर हम ऐसे दो डाटा कहीं भी पाते हैं तो उन समीकरण को निकाल सकते हैं। अगला ये रहा दूसरा नंबर, ये तो रेखा का समीकरण निकालेंगे। रेखा की प्रवणता, कभी भी रेखा की प्रवणता अगर नियम निकालना चाहते हो तो आप इसके 3 चीजों से निकाल सकते हो। अगर उसके रेखा का समीकरण पता है, पहला रेखा का समीकरण अगर पता है तो समीकरण किस तरह होगा, ax प्लस बी वाई सी इक्वल टू 0। तो प्रवणता निकाल सकते हो तुम। और यहाँ प्रवणता यम बराबर जो फार्मूला है वो है माइनस एक्स का गुणा, मतलब एक्स में जो गुणा है यहाँ पे माइनस के साथ, और बटे वाई का गुणा, मतलब वाई में कितने का गुणा है, इससे हमारा क्या निकल के आएगा, प्रवणता। लेकिन अगर बी नंबर रेखा x1 कामा y1 व x2 कामा y2 से होकर जाता है, मतलब ये नहीं बताया कि रेखा का समीकरण ये है, सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा वो रेखा x1 कामा y1 और x2 कामा y2 से होकर जाता है, दो बिंदु दे रहा है, तब उसकी प्रवणता निकाली जाएगी y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 के साथ। सी, यदि रेखा का धन x अक्ष से झुकाव, x अक्ष से झुकाव थीटा हो तो तब प्रवणता निकाली जाएगी क्या, tan थीटा। मतलब आपको झुकाव पता चल जाए कि रेखा कितने डिग्री पे है तो यहाँ से निकालोगे। अगर नहीं पता है तो रेखा दो बिंदुओं से होकर जा रही है और दोनों बिंदुओं से निकाल सकते हो। वहां से नहीं पता है तो रेखा का समीकरण पता है तो वहां से गुणांक से निकाल सकते हो। तो रेखा की प्रवणता कहाँ से निकाला जाता है, 3 जगह से। अगला जो तीसरा पॉइंट होता है वो होता है दो रेखाओं के बीच का कोण या लंब होने या समांतर होने का प्रतिबंध। तो पहले नंबर समांतर होने का प्रतिबंध। अगर आपके पास दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाओं की प्रवणता m1 और m2 है और वो दोनों बराबर है, m1 बराबर, मान लीजिए एक रेखा का आपने प्रवणता निकाला है m1, दूसरे रेखा का प्रवणता निकाला है m2, और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो दोनों क्या होंगे, समांतर होंगे। चौथा, लंब होने का प्रतिबंध। अगर आपके पास दो रेखाएं हैं और उनके प्रवणताओं का गुणा m1 इंटू m2 करने पे -1 आ जाता है तो ये कैसा प्रतिबंध होगा, मतलब वो दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंब होंगी। तो m1 बराबर m2, मतलब दो रेखाओं की प्रवणता बराबर होने पे समांतर और दोनों का गुणा -1 होने पे लंब होगा। पांचवा नंबर जो होता है वो होता है दो रेखाओं के बीच का कोण। दो रेखाओं के बीच का कोण, अगर मान लीजिए दो रेखाएं हैं, मान लीजिए पहला रेखा है जिसकी प्रवणता m1 है, दूसरी रेखा है जिसकी प्रवणता m2 है, और इनके बीच कोण थीटा को निकालना, तो थीटा इक्वल टू होता है tan इनवर्स m2 माइनस m1 बटे 1 प्लस m1 इंटू, इसमें डाटा रखते हैं और सॉल्व करके हम बता देंगे कि उसके बीच का कोण कितना आएगा। छठा, समांतर। मान लीजिए कोई रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के समांतर रेखा चाहिए तुम्हें, का समीकरण चाहिए। तो समांतर रेखा का समीकरण कैसे बनेगा, यहाँ से पूरा ले लेंगे ax प्लस बी वाई, सी को हटा के उसको लैम्डा के बराबर कर देते हैं और जैसा प्रतिबंध देगा उससे लैम्डा का मान निकाल लेंगे। लेकिन मानेंगे ax प्लस बी वाई, उधर हटा के लैम्डा करेंगे।
अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के लंब का निकालना है, तब आपको यहाँ उल्टना पड़ेगा। यहाँ ए यहाँ है तो बी यहाँ कर देंगे और चिन्ह को बदल देंगे, तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देंगे और इसको पलट देंगे गुणा, तब लेमडा करेंगे और ये इसके लंब का प्रतिबंध बन जाता है, लंब रेखा बन जाता है। फिर लेमडा आप कंडीशन के अकॉर्डिंग निकाल देते हैं। 8वां नंबर जो होता है वो होता है कि हमें अगर कोई एक त्रिभुज है जिसके शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं x1, y1, x2, y2, कितने शीर्ष होते हैं 3, x3, इसके 3 चीजें हम निकालते हैं। एक तो इसका केंद्रक होता है, आपको पता है केंद्रक, ट्रिग्नोमेट्री में बताएंगे, या फिर इनकी मीडियंस कट करते हैं। तो केंद्रक का निर्देशांक निकाल सकते हो तो आसानी से, जिसको हम कैपिटल जी से शो करते हैं, वो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 खामा y1 प्लस y2 प्लस y3 और ये तुरंत आपको बता देगा उस त्रिभुज का क्या केंद्र, और उसका क्षेत्रफल भी निकाला जाता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए डेल्टा से अक्सर हम दिखाते हैं और 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस ब्रैकेट, इससे हम एरिया को निकालेंगे। आगे निकालेंगे तो नोट करो।